उस दिन शाम ढल रही थी। सर्दियों का मौसम अपने पूरे जोर पर था। हवा में ऐसी ठंड घुली हुई थी जो शरीर के आर पार उतर जाती है। गांव के छोटे से कच्चे घर में हल्कू चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। घर के भीतर उसकी पत्नी मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। तभी हल्कू ने धीमे स्वर में कहा, सहना आया है, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह आखिर गला तो छूटे। मुन्नी ने झाड़ू लगाना रोक दिया। वो मुड़ी और गुस्से से हल्कू की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में नाराजगी भी थी और बेबसी भी। वो बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? पूस सिर पर आ गया है, हार में रात कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल कटने पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू कुछ देर चुप रहा, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि यही जवाब मिलेगा। फिर बोला, वो मानेगा नहीं, बहुत डांट डपट करेगा, गालियां देगा। मुन्नी के चेहरे पर कटु मुस्कान आ गई। तो क्या गालियां देने से डरते हो? कह दो फसल होने पर देंगे, अभी रुपये नहीं है। कुछ पल तक घर में सन्नाटा छाया रहा। हल्कू वहीं बैठा रहा। उसके मन में जैसे कोई भारी बोझ रखा था। वो खेती करता था, मेहनत भी करता था, लेकिन फसल आने से पहले ही उसका बड़ा हिस्सा कर्ज और लगान में चला जाता था। उसकी हालत ऐसी थी कि साल भर खून पसीना बहाने के बाद भी उसके पास अपने लिए एक कंबल खरीदने तक के रुपये नहीं थे। वो फिर बोला, ला दे मुन्नी, किसी तरह उसका पीछा तो छूटे। मुन्नी तिलमिला उठी। उसने झाड़ू एक तरफ रख दी और सामने आकर बोली, पीछा छूटेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कभी पीछा छूटेगा। सारी उम्र यही देते रहो, कभी लगान, कभी कर्ज, कभी ब्याज, आखिर कब तक? उसकी आवाज अब और तीखी हो गई थी। वो बोली, तुम खेती क्यों करते हो? छोड़ दो खेती, मजदूरी करो, कम से कम जो कमाओगे वो तो अपना होगा। यहाँ तो सारी कमाई दूसरे ले जाते हैं, और ऊपर से ये ठंड अलग। मुन्नी की बातों में शिकायत कम और दर्द ज़्यादा था। वो जानती थी कि हल्कू जानबूझकर ऐसा नहीं करता है, लेकिन गरीबी इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है। हल्कू सिर झुकाए उसकी बातें सुनता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो केवल इतना जानता था कि सहना दरवाजे पर खड़ा होगा और रुपये मांगेगा, और अगर रुपये ना मिले तो बेइज्जती करेगा। गांव में गरीब आदमी के पास इज्जत ही तो आखिरी चीज होती है। आखिरकार मुन्नी धीरे धीरे उस आले के पास गई जहां उसने रुपये छिपा कर रखे थे। उसने कांपते हुए हाथों से 3 रुपये निकाले। कुछ देर तक उन्हें देखती रही और बोली, इन रुपयों से कंबल आ सकता था। इन रुपयों से पूस की रातें कुछ आसान हो सकती थी, लेकिन कर्ज उससे भी ज्यादा निर्दयी था। उसने रुपये हल्कू के सामने रख दिए और हल्कू ने रुपये उठाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो रुपये नहीं, अपने दिल का कोई टुकड़ा उठाकर ले जा रहा हो। उसके चेहरे पर हार का भाव था। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। मुन्नी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। उसे मालूम था कि अब आने वाली रातें कितनी कठिन होने वाली हैं। दिन बीतते गए और पूस का महीना आ गया। ठंड अब और भी बढ़ चुकी थी। रात होते ही खेतों पर सफेद ओस जमने लगती। हवा ऐसी चलती मानो बर्फ के टुकड़े उड़ रहे हों। उस रात हल्कू को अपने खेत की रखवाली करने जाना था। फसल तैयार खड़ी थी। अगर जानवर खेत में घुस जाते तो महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती, लेकिन रखवाली के लिए उसे पूरी रात खेत में रहना पड़ता था, और उसके पास ओढ़ने के लिए एक ढंग का कंबल भी नहीं था। रात को खाना खाकर वो खेत की ओर चला। उसके साथ उसका कुत्ता जबरा भी था। जबरा उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था।
वो केवल कुत्ता नहीं था, हल्कू का साथी भी था, उसकी गरीबी का गवाह था। खेत गांव से कुछ दूरी पर था। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और हवा लगातार चल रही थी। हल्कू खेत के किनारे पहुंचा। वहां ऊख के पत्तों की एक छोटी सी छतरी बनी हुई थी। उसी के नीचे बांस की खाट पड़ी थी। यही उसकी रात बिताने की जगह थी। वो खाट पर लेट गया, पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़ ली, लेकिन चादर ठंड को रोकने के लिए नाकाफी थी। हवा उसके शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। जबरा खाट के नीचे दुबक कर बैठ गया। उसने भी शायद ठंड महसूस कर ली थी। हल्कू ने करवट बदली, फिर दूसरी करवट, लेकिन आराम कहीं नहीं था। कुछ देर बाद उसने नीचे झांक कर जबरा से कहा, क्यों जबरू, ठंड लग रही है ना? जबरा ने पूंछ हिलाई, जैसे उसकी बात समझ गया हो। हल्कू मुस्कुराया और उसने जबरा से कहा था घर में पुआल पड़े हैं, लेकिन नहीं, मेरे साथ चले आए, अब खाओ ठंड। जबरा फिर से पूंछ हिलाने लगा। अंधेरे और ठंड के बीच वही उसका एकमात्र साथी था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ठंड हर पल बढ़ती जा रही थी। हल्कू ने अपने घुटनों को पेट से सटा लिया, शरीर सिकोड़ लिया, फिर भी राहत नहीं मिली। आकाश की ओर देखा। तारे जैसे जमकर ठिठुर रहे थे। उसे लगा कि अभी रात का बहुत हिस्सा बाकी है। ये सोचकर ही उसका दिल बैठ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ना जाने ये रात कैसे कटेगी। और इसी ठंडी, लंबी और कठिन रात के बीच हल्कू और जबरा की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। रात गहराती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। केवल हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी, जो खेतों के बीच से गुजरती हुई और भी तीखी लगती थी। हल्कू अपनी खाट पर पड़ा था। उसने चादर को सिर तक खींच लिया था, लेकिन ठंड थी कि उसके शरीर में घुसते चली जा रही थी। ऐसा लगता था मानो बर्फ की महीन सुइयां उसकी हड्डियों तक पहुंच रही हों। खाट के नीचे जबरा भी गोल होकर बैठा था। वो बीच बीच में कूं कूं कर उठता। उसकी आवाज सुनकर मालूम होता था कि वो भी ठंड से कांप रहा है। हल्कू ने फिर नीचे झांक कर देखा, फिर बोला, क्यों जबरू, बहुत ठंड लग रही है। जबरा ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई। हल्कू को जैसे अपने दुख में एक साथी मिल गया। वो बोला, कल से मत आना मेरे साथ। घर में पुआल पड़े हैं, उन पर आराम से पड़े रहना, यहां तो जान निकल रही है। लेकिन जबरा वहीं पड़ा रहा। वो अपने मालिक को छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। कुछ देर बाद हल्कू से रहा नहीं गया। वो उठकर बैठ गया। उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने चिलम पीने का निश्चय किया। सोचा शायद थोड़ा आराम मिले। वो पास रखी राख में से आग निकालने लगा। बड़ी मुश्किल से चिलम तैयार हुई। उसने कुछ कश खींचे। गर्म धुआं भीतर गया तो कुछ देर के लिए शरीर में हरकत सी महसूस हुई। वो मुस्कुराया, फिर जबरा की ओर देखकर बोला, पिएगा चिलम? मानो सचमुच जबरा उससे बातचीत कर रहा हो। आखिरकार चिलम खत्म हुई, लेकिन उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। ठंड फिर से उसी ताकत से लौट आई। हवा अब और तेज चलने लगी थी। हल्कू ने आसमान की ओर देखा। तारे अभी भी चमक रहे थे। इसका मतलब था कि रात का बड़ा हिस्सा बाकी था। यह सोचकर ही उसकी हिम्मत टूटने लगी। वो फिर से लेट गया। कुछ देर तक वो करवटें बदलते रहा। फिर उसे अचानक से ये महसूस हुआ कि अब खाट पर पड़े रहना असंभव है। अगर कुछ नहीं किया तो ठंड सचमुच उसे बीमार कर देगी। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर आम के बगीचे पर पड़ी।
उसे याद आया कि वहाँ सूखी पत्तियाँ बहुत पड़ी रहती हैं। अगर उन्हें इकट्ठा करके आग जला ली जाए तो शायद कुछ राहत मिल सकती है। यही सोचकर वो खाट से उतर पड़ा। जबरा भी तुरंत उठ खड़ा हुआ। दोनों बगीचे की ओर चल दिए। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी। हल्कू बगीचे में पहुंचा। वहां जमीन पर सूखी पत्तियों का ढेर फैला हुआ था। उसने उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। जबरा भी उसके साथ साथ घूम रहा था। कभी इधर सूंघता, कभी उधर। कुछ देर की मेहनत के बाद पत्तियों का अच्छा खासा ढेर बन गया था। हल्कू ने आग सुलगा दी। धीरे धीरे धुआं उठा, फिर लपटें निकलने लगी और कुछ ही देर बाद आग भड़क उठी। हल्कू उस आग के सामने बैठ गया। इतनी लंबी रात में उसके चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी। उसने दोनों हाथ आग की ओर फैला दिए। गर्माहट शरीर तक पहुंची तो लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। वो आनंद से भर उठा। उसे लगा जैसे उसने ठंड पर विजय पा ली हो। आग की लपटें ऊपर उठ रही थी। पास के पेड़ों की शाखाएं लाल रोशनी में चमक रही थी। हल्कू ने अपने पैरों को फैलाया, फिर मुस्कुराकर जबरा से कहा, अब बोलो, ठंड कहाँ गई? जबरा भी आग के पास बैठ गया। उसकी आंखों में भी सुकून दिखाई दे रहा था। काफी देर तक दोनों वहीं बैठे रहे। हल्कू का मन अब खुश हो गया था। ठंड से जूझते जूझते जो निराशा उसके भीतर भर गई थी, वो कुछ देर के लिए गायब हो गई। अचानक से उसके मन में शरारत सूझी। आग अब काफी फैल चुकी थी। लपटें ऊंची उठ रही थी। हल्कू ने सोचा, क्यों ना आग के ऊपर से कूद कर देखा जाए। वो उठा और एक छलांग में आग के ऊपर से निकल गया। दूसरी तरफ पहुंचकर वो हंस पड़ा। उसे इस खेल में मजा आने लगा। उसने जबरा को भी उकसाया। वो बोला, आओ जबरू, तुम भी कूद कर दिखाओ। लेकिन जबरा आग के चारों ओर घूमता रहा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। हल्कू हंसता रहा। कुछ देर के लिए वो अपनी सारी परेशानियां भूल चुका था। उसे न कर्ज याद था, न गरीबी, न ठंड, न ही खेत। उसे याद था तो बस आग की गर्मी और उस क्षण का सुख। लेकिन ये सुख ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। धीरे धीरे पत्तियां जलकर राख बनने लगी। लपटें छोटी होने लगी। आग बुझने लगी और कुछ ही देर बाद वहां केवल राख बची। हल्कू ने राख कुरेद कर फिर गर्मी लेने की कोशिश की, लेकिन अब पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। ठंड फिर से लौट आई थी और इस बार पहले से भी ज्यादा निर्दयी होकर वो राख के पास बैठ गया। राख के भीतर कहीं कहीं अंगारे दबे हुए थे। उनसे थोड़ी सी गर्मी निकल रही थी। हल्कू ने चादर ओढ़ ली और वहीं बैठकर ऊँघने लगा। उसी समय जबरा अचानक चौकन्ना हो उठा। वो उछलकर खड़ा हुआ। उसने खेत की दिशा में देखा, फिर जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर साफ लग रहा था कि उसने कुछ तो देख लिया है, कुछ ऐसा जो आने वाले क्षणों में सब कुछ बदल देने वाला था। जबरा लगातार भौंके जा रहा था। उसकी आवाज में बेचैनी थी। वो कभी खेत की ओर दौड़ता, कभी लौट आता और फिर भौंकने लगता। हल्कू ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वो समझ गया कि खेत की तरफ कुछ गड़बड़ है। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कुछ वक्त बाद उसे भी आहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर खेत के भीतर घूम रहा हो। फसल के बीच कुछ चरने की आवाज आ रही थी। हल्कू समझ गया कि नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया था। उसका दिल धक से रह गया। वो जानता था कि अगर नीलगायें खेत में हैं तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। महीनों की मेहनत
दिन रात का परिश्रम, उसकी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जबरा अब खेत की ओर दौड़ दौड़ कर भौंक रहा था। वो अपनी पूरी ताकत से जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहा था। हल्कू ने भी आवाज लगाई, हिलो हिलो। उसकी आवाज रात में सन्नाटे में गूंज उठी। कुछ वक्त के लिए चरने की आवाजें जैसे थम गई, लेकिन फिर से वही आवाजें आने लगी। नीलगायें खेत छोड़कर नहीं गई थी। हल्कू को उठकर खेत की ओर जाना चाहिए था। बस कुछ कदम चलना था, जोर जोर से चिल्लाना था, पत्थर फेंकने थे, जानवर भाग जाते। लेकिन समस्या ये थी कि उसे राख के पास बैठे बैठे जो थोड़ी सी गर्मी मिल रही थी वो भी छोड़नी पड़ती। उसने उठने की कोशिश की। ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर से टकराया। उसका पूरा बदन कांप उठा। ऐसा लगा जैसे बर्फ का पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया गया हो। वो फिर से बैठ गया। उसके शरीर में खेत तक जाने की शक्ति नहीं बची थी। जबरा लगातार भौंक रहा था। वो अकेला ही खेत की रखवाली कर रहा था, लेकिन जानवरों के पूरे झुंड के सामने एक कुत्ता आखिर क्या ही कर सकता था। हल्कू फिर कुछ देर तक बैठा रहा। उसने एक बार फिर आवाज लगाई, हिलो हिलो। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। वो खुद जानता था कि केवल आवाज लगाने से कुछ नहीं होगा, उसे जाना भी पड़ेगा। लेकिन वो गया नहीं। ठंड उसके ऊपर भारी पड़ चुकी थी। उसका शरीर जैसे जवाब दे चुका था। उसने चादर को और कसकर लपेट लिया। राख के पास और सिमट कर बैठ गया। उधर खेत में चरने की आवाजें साफ सुनाई देती रही। नीलगायें आराम से फसल खा रही थी। जबरा दौड़ दौड़कर भौंकता रहा, लेकिन हल्कू वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें झपकने लगी और उसे नींद आने लगी। राख की हल्की सी गर्मी और थकान ने मिलकर उसे उनिंदा कर दिया, और कुछ देर बाद वो वहीं पर सो गया। रात बीत गई। ठंडी हवा चलती रही। तारे अपनी जगह चमकते रहे और खेत में खड़ी फसल धीरे धीरे नीलगायों के पेट में चली गई। सुबह हुई, धूप निकल आई। उसकी हल्की गर्मी धरती पर फैलने लगी। हल्कू की आंख खुली। वो उठा। शरीर अब भी अकड़ा हुआ था। तभी उसे मुन्नी की आवाज सुनाई दी। वो खेत की ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। पास आते ही उसने कहा, तुम यहां आकर सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने धीरे धीरे सिर उठाया, फिर खेत की ओर देखा। फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी। जहां कभी हरी भरी फसल लहलहा रही थी, वहां अब जानवरों के पैरों के निशान और उजड़ी हुई जमीन दिखाई दे रही थी। मुन्नी दुख और क्रोध से भरी हुई थी। उसने कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। ये सुनकर कोई भी किसान टूट जाता, लेकिन हल्कू के चेहरे पर वैसा दुख नहीं था जैसा होना चाहिए था। उसने खेत को देखा, फिर धूप की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो बोला, रात को यहां सोना तो नहीं पड़ेगा, बस इतना ही। और यही थी कहानी पूस की रात। फसल नष्ट हो चुकी थी। किसान की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। लेकिन हल्कू को उस नुकसान से भी बड़ा कुछ लग रहा था, तो वो था ठंड से बचना। अब उसे उन कड़ाकों की ठंडों में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है।